हेलो बच्चों, आप लोग का शिक्षा विद आरएस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ लेसन 3, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाना है और ग्राफिकल में। तो अलजेब्रिक में क्या फॉर्मूला है इसका, ये रहता है आपका किस फॉर्म में, The general form of a pair of linear equation in two variables x and y is, two variables है मेरा x and y, उसको हम लिखेंगे कैसे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन आपका इस फॉर्म में रहता है। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ a1 b1 c1 एंड a2 b2 और c2 जो है आपका रियल नंबर्स है। एंड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। फिर होता है कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है, अ सिस्टम ऑफ सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। यानी अगर किसी लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन कम से कम निकलता है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। फिर है मेरा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। A system of simultaneous linear equation is said to be inconsistent if it has no solution। अगर किसी linear equation का कोई solution नहीं निकलता है तो उसको inconsistent system कहते हैं। फिर एक और है आपका, वो है डिपेंडेंट सिस्टम। डिपेंडेंट सिस्टम में क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी डिपेंडेंट विच हैज़ मैनी सॉल्यूशन। अगर आपका ये बहुत ज़्यादा अनेक सॉल्यूशन निकल रहा है तो वो इक्वेशन आपका, ये जो सिस्टम है वो क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट सिस्टम। ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे करते हैं हम, तो वो है आपका द टू लाइन्स विल बी इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि दो लाइन जो है ये मेरा इंटरसेक्ट कर रहा है एक जगह पे, है ना, एक दूसरे को काट रहा है। और ये मेरा है एक्स एंड एक्स डैश एक्सिस और ये है वाई एंड वाई डैश एक्सिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इंटरसेक्टिंग वाला जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसमें a1 और बाई a2 वो b1 और b2 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, एक लाइन मेरा है जो होता है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का, और एक लाइन जो है मेरा वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का। ठीक है, ये दो इक्वेशन बनता है ना मेरा, उसी का है। फिर है अब टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, यानी अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो वो लाइन कैसा होगा, पैरेलल होगा, है ना। तो उसमें क्या है, a1 और a2 जो है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यानी a1 और a2 जो है c1 c2 के बराबर नहीं होगा और b1 और b2 जो है c1 c2 के बराबर नहीं होगा, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं, एक है आपका जो है लाइन खींचा गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का, और एक a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का। ठीक है, जो हम ग्राफ खींचते हैं उसको आगे पीछे जब भी तिरछा नहीं रहे, अगर दोनों आपका ये दोनों के बीच में समान दूरी है, यानी कि वो आपका मिलेगा कहीं पे भी नहीं, और जब कहीं पे भी नहीं मिला यानी कि वो क्या कर रहा है, पैरेलल है ना, वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक दूसरे को। फिर एक ग्राफ क्या है आपका, अगर दो लाइन विल बी को इंसिडेंट, क्या है, को इंसिडेंट। को इंसिडेंट का मतलब है जो
एक लाइन का है आपका खींचा गया है, उसी लाइन पे दूसरा लाइन भी ओवरलैप कर रहा है। यही आपका a1x प्लस b1y प्लस c का भी होगा, और यही लाइन आपका a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0 का भी होगा। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन का सेम लाइन होगा। इसमें क्या होता है, आपका a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, ये आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, वो है पहला क्वेश्चन मेरा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। यानी आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 टाइम्स बड़ा था, तुम्हारी उम्र का, जो उस समय तुम्हारा जो उम्र था उस टाइम का मैं 7 टाइम्स बड़ा था। ठीक है, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, और मैं तुमसे 3 टाइम्स बड़ा होऊंगा जो तुम्हारा एज होगा। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर आर x एंड y ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि आफ्ताब का एज x है और डॉटर का एज क्या है, y है। तो फिर क्या हो जाएगा मेरा, तो 7 years अगो यानी कि 7 साल पहले उसका एज क्या होगा, तो एज ऑफ आफ्ताब ऐसे मेरा क्या होना चाहिए, उसमें माइनस हो जाना चाहिए। जो अभी जो आफ्ताब का एज है x ईयर्स, उसमें मेरा क्या होगा, आफ्ताब का x जो हो जाएगा -7 हो जाएगा ईयर, है ना। और जो उसकी बेटी का एज है वो y था, तो y -7 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या बन रहा है, अब क्वेश्चन से क्या हो रहा है, कह रहा है कि 7 साल पहले जो हम दोनों का एज था, तुम्हारे एज, अब तो उसकी बेटी आफ्ताब का एज की बेटी के एज से 7 टाइम्स बड़ा था। यानी 7 टाइम्स का क्या मतलब है, ये हो गया मेरा बेटी का एज y-7। ठीक है, तो इस 7 टाइम्स का मतलब क्या है, 7 मल्टीप्लाई होगा, और ये है मेरा आफ्ताब का एज। ये जो आफ्ताब का एज है वो डॉटर के एज से 7 टाइम्स है। ये हो गया x-7, ये 7 से मल्टीप्लाई किए तो ये 7y आया, -7 7 जा 49, x माइनस, और ये 7y को दूसरी साइड ले गए और इस नंबर को जो है हम इस तरफ ले गए, तो यहाँ 7y जो मेरा प्लस में था दूसरे साइड आया तो माइनस में आ गया, और ये जो -7 था वो जब राइट साइड में जाता है तो +7 हो जाता है। ठीक है, तो अब x-7y क्या हो जाएगा, -42 होगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब है मेरा आपका जो हम आंसर बुक वाला आंसर देखें, ये वाला भी मेरा इक्वेशन सही है, बस इसी को दूसरे फॉर्म में बदल दिया है। ये क्या किया है, माइनस को जब इधर लाता है तो ये +42 हो जाता है इक्वल टू 0, क्योंकि ये आपका क्या था फॉर्मूला, a1x प्लस b1y प्लस c1, है ना, तो वही है ये आपका। अब हम इससे जब हम x का वैल्यू जब हम पुट करते हैं, x को अगर हम मान लेते हैं 0, ये जो मान हमको रखना रहता है खुद अपने से रखना होता है। ठीक है, तो हम इसको इजी वे में रखते हैं ताकि हमको ग्राफ खींचने में ज़्यादा मुश्किल ना हो, और ये जो है मेरा इक्वेशन भी थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाए। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं 7, यहाँ देख रहे हैं 42। ठीक है, तो ऐसा कुछ से करेंगे, या तो ये 7 से डिवाइड हो जाए, और या इसमें ऐसा कुछ माइनस करेंगे या प्लस करेंगे कि वो 7 से डिवाइड हो जाए, है ना।
इतना ये ध्यान रखिएगा कि ये जो अगर 7y है या कुछ अगर इसमें कुछ मल्टीप्लाई रहता तो ऐसा नंबर रखते जो यहाँ मेरा जाकर डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो वो बनाने में ऐसे हम कोई भी नंबर रहेगा तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ पॉइंट में आ जाएगा या कुछ आए तो हम इस तरह से करते, और नहीं तो अधिकांश क्या कर दिया जाता है, x को एक बार x को 0 मान लेते हैं, एक बार y को 0 मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत बार सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे जो हम x को अगर 0 मानते हैं, अगर x को 0 मानते हैं तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू यहाँ -42 पहले से है मेरा, ठीक है, -42 है। ये हिंट के लिए लिख दिए हैं, वैसे लिखना रहता नहीं, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। -42 है, ये x इधर गया तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। और ये अगर फिर ये जो है -7, जब ये नीचे आएगा, ये 7 जो है मल्टीप्लाई है y में, यानी कि वो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना। तो ये हो जाएगा -42 -x और -7। तब 0 जब हम रखते हैं तो यही मान को यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाता है, -42 -0, तो यानी कि ये -42 ही रह गया। और यहाँ पे भी -7 है, यानी ये 7 माइनस माइनस कट गया और 7 6 जा हो गया, ठीक है। उसी तरह x का वैल्यू अब हम 7 रखते हैं, जो हम 7 रखते हैं तो क्या होता है, यह -42 और -7 क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा अब 35 हो जाएगा। माइनस है ना, माइनस है यानी कि वो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 49। और जब 49 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा और 7 7 जा 49, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको आता होगा कि एक बार बता देना होगा हमको। देखिए ये है मेरा x -7y इक्वल टू -42, ठीक है, -42 है, ठीक है। तो अगर हम x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो ये हो गया 0, -7y इक्वल टू -42। फिर ये इधर 0 जाकर कुछ कमाल करेगा नहीं, इसलिए इसको आराम से अब यहीं पे हटा देते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा -7y इक्वल टू -42, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -42/-7, ये माइनस माइनस कट गया और 7 6 जा 42, ठीक है। इस तरह से मेरा वैल्यू आ गया y का 6। अब दूसरा है, यही चीज़ फिर लिखते हैं, x -7y इक्वल टू -42, ठीक है। इस बार हम x का मान क्या पुट कर रहे हैं, 7। तो अगर हम इसको 7 लिखते हैं तो ये 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7y इक्वल टू -42, और उसके बाद ये 7 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7y इक्वल टू -42 और -7, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, ये माइनस और माइनस प्लस होता है तो माइनस का साइन रह जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा 49 अब बाई 7, और यहाँ पे माइनस भी, इसलिए ये माइनस भी आ गया, ये कट गया, तो ये क्या हो गया, 7 7 जा 49, यानी y का वैल्यू क्या आ गया 7। इसी तरह से करते हैं, ठीक है। बाकी जगह आप लोग उसी तरह से कर लीजिएगा। फिर है, अब है क्या, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, अब से मतलब प्रेजेंट जो टाइम मेरा चल रहा है उससे 3 साल बाद अब क्या होगा, तो एज ऑफ डॉटर जो है क्या हो जाना चाहिए, डॉटर का एज था y, यानी y + 3 हो जाएगा, है ना। और ये एज ऑफ आफ्ताब क्या हो जाएगा, x + 3, अभी आफ्ताब का एज चल रहा है x, यानी x + 3 हो जाएगा। अब फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हम उसका पापा जो आफ्ताब जो है वो बोल रहा था कि मेरा जो एज है वो तुम्हारे एज से 3 टाइम्स होगा, है ना। यानी कि जो आफ्ताब का एज है x + 3,
और उसकी बेटी का एज है y+3, और y+3 टाइम्स का क्या मतलब, इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x+3 इक्वल टू, इसको 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो 3y प्लस, और 3 3 जा 9, फिर ये हो गया x, और y को इधर लाएंगे तो ये y जो 3y जो माइनस प्लस में माइनस में हो जाएगा, और ये 3 जब दूसरे साइड जाएगा तो 9 - 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तो वही लिखेंगे, और ये जो 9 - 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में और आंसर में आपका इस फॉर्म में दिया हो, या आप ये लिखिए या ये लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यही 6 जो है इधर चला गया तो -6 हो गया, और इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं यानी कि 0 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन 2 मेरा तैयार हो गया। अब इसी से उसी तरह से करेंगे, x का मान हम बोले थे ना कि ज़्यादा उतना प्रॉब्लम नहीं करना है। एक बार x को 0 मान के निकाल लीजिएगा, x और y को 0 मान के निकाल लीजिएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और नहीं तो फिर क्या कीजिएगा, उसको ऐसे से प्लस या ये 3x का मान ऐसा रखिएगा कि ये जो है 3 का मल्टीपल बन जाए, ठीक है। तो आपको सॉल्व करने में, उसको दिखाने में बहुत आसान रहेगा। जैसे कि यहाँ अगर मेरा है, हम इसको 3 भी मान सकते थे, इसको 3 मानते अगर x को, तो ये 6 - 3 और उस पर -3 चला जाता, यानी कि क्या हो जाता, ये 6 - 3 3 हो जाता, और -3/3 या तो हो जाता -1, है ना। यानी कि वहाँ पे ये इसका वैल्यू क्या आ जाता, -1 अगर हम 3 रखते तो, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पे एक बार जब x का मान ये रखे तो -2 आया, जब y का मान हम 0 रखे तो x का मान 6 आया। निकालने का वही प्रोसेस है जैसे अभी हम तुरंत आपको एक कॉपी में बताए थे, ठीक है। अब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, एक लाइन, ये है मेरा x और ये है मेरा x', ठीक है। इधर वाला जो भी रहेगा पॉजिटिव में रहेगा, और इस साइड जो रहेगा वो निगेटिव में रहेगा। फिर y जो अप साइड में रहता है वो होता है y, और जो डाउन साइड में होता है वो होता है y', ठीक है। ये एक्सिस हो गया मेरा। अब क्या है कि इस इक्वेशन से एक लाइन पहले हम खींचते हैं, ठीक है। तो एक लाइन में क्या है, x का मान जो है 0 और y का मान 6 है। तो x का मान जब 0 है, ठीक है, और y का मान 6 है, तो ये x का मान 0 यहाँ ठीक है, और y का मान 6 यानी यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0 और 6। हम पहले x का वैल्यू लिखते हैं फिर y का वैल्यू लिखते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया 0 6, ये जो पॉइंट है। अब दूसरा नंबर है मेरा 7 7, ठीक है, यानी x का भी 7 लेना है और y का भी हमको 7 लेना है। तो ये जो है x का 7 मेरा कहाँ है, ये है, और ये ऐसे चले जाते हैं, और ये हो गया मेरा y का 7, y का 7 यानी यहाँ पे ये पॉइंट देंगे, है ना। इसको डार्क थोड़ा कर देंगे, और उसके बाद इसमें यहाँ लिख देंगे 7 7, क्योंकि यहाँ पे दोनों का वैल्यू मेरा 7 7 ही था। अब ये किस इक्वेशन का मान था, ये जो हम ये लाइन खींचे वो किसका था, वो था मेरा x - 7y - -42, और या फिर ये भी हम लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम चीज़ ही हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा x - 7y -42। अब दूसरा मेरा समीकरण क्या था, इक्वेशन क्या था, मेरा दूसरा इक्वेशन था 0 और -2, ठीक है। तो यहाँ x मेरा 0 हो गया, और ये y जो है -2, तो -2 मेरा कहाँ है, यहाँ पे आया, तो 0 और -2 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे 0 और -2 लिख दिए, ठीक है। फिर मेरा क्या आता है 6 और 0, यानी x मेरा 6 होना चाहिए और y है 0, यानी कि यही वाला लाइन हो जाएगा, यानी 6 0 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब दोनों को मिला के हम एक लाइन खींच दिए, और वो लाइन किसका था, वो लाइन था मेरा x - 3y = 6 का था, ठीक है। किसका था,
6x माइनस 3y इक्वल टू 6, या फिर लिख सकते हैं x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन का लाइन है और ये मेरा सेकेंड इक्वेशन का लाइन है, ठीक है। और आपको क्या लगता है ये कटेगा या नहीं कटेगा? बढ़ने पे साफ हमको दिख रहा है ये जो है ऐसे ऊपर चला जाएगा और ये इस तरह से जा रहा है, तो एक जगह पे जाके ये कट जाएगा, इंटरसेक्ट करेगा और इंटरसेक्ट करेगा, है ना। ये तो ये क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि ये लाइन कौन सा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ठीक है। ऐसे पूछा नहीं जाएगा, बस इतना ही आपको करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900, है ना, 3900। Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300। Represent this situation algebraically and geometrically, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि एक कोच है, जो क्रिकेट कोच है, जो क्या करता है अपनी टीम के लिए 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है, जिसका टोटल कॉस्ट मेरा पड़ता है 3900 रुपीज, ठीक है। फिर शायद उसका घट गया होगा, है ना। तो फिर वो क्या किया? फिर और खरीद ली। जब और खरीद ली तो कितना खरीदी? 1 बैट खरीदी और 3 बॉल फिर से खरीद ली। उसका कॉस्ट उसको कितना पड़ गया? तो 1300 रुपीज पड़ गया। तो इसी चीज को हमको अल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो चीज हमको नहीं मालूम है उसको x और y मान लेंगे। बैट का कॉस्ट है x रुपीज और बॉल का कितना हो गया? रुपीज y। अब फ्रॉम क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि कितना बैट खरीदा था? 3 बैट खरीदा, यानी कि 3x रुपीज उसका खर्च हुआ होगा, प्लस 6 बॉल खरीदा यानी कि 6y रहा, इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना आया था? तो 3900 आया था, है ना। अब देख रहे हैं कि ये 3 जो है मेरा सब में कॉमन है, तो हम क्या करते हैं? इस 3 को हटा देते हैं, यानी आप समझिए कि उसको हम डिवाइड किए थे, 3 मेरा चला गया। तो ये 3 से तो 3 1 जा होता है, 1 को तो लिखते नहीं तो x हो गया। ये 3 2 जा होता है यानी 2y हो गया। और ये 3 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये डिवाइड करते हैं 3 से तो 13 आता है यानी 1300 हो गया, ठीक है। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन क्या है? कह रहा है कि फिर से वो जो लेडीज कोच थी वो क्या की कि फिर से खरीदी। क्या खरीदी? 1 बैट और 3 बॉल, यानी कि x प्लस 3y इक्वल टू, और जिसका कॉस्ट पड़ गया मेरा कितना? 1300, तो 1300 लिख दिए, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या होता है, मेरा ये आता है, अगर x का मान हम 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 650 आता है। आप उसी तरह से निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर अगर हम इसका वैल्यू जो है 300 रखते हैं, इसका वैल्यू क्या रखते हैं? 300, तो ये आ जाता है मेरा 500, है ना। उसी तरफ से फिर क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से जब हम देखते हैं तो x का वैल्यू 100 अगर रखते हैं तो y का वैल्यू मेरा 400 आता है। अगर x का वैल्यू हम 400 रखते हैं तो y का वैल्यू मेरा 300 आता है। निकालने का वही तरीका है, फिर से आपको हम एक बार दिखा देते हैं। और वो हम आपको बताए थे कि इस तरह से करते हैं। इसमें क्या करेंगे, ऐसा नंबर रखेंगे, ऐसा नंबर जिसमें जब x का वैल्यू रहेगा वो यहाँ माइनस होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाए। ऐसे तो 2 जीरो रहने पे वो 2 से आपका डिवाइड होगा ही होगा, अगर आप 100 वाला कोई नंबर रख रहे हो तो, ठीक है। तो ये मेरा जब 0 रखते हैं तो ये 1300 है तो 650 आ गया,
और जब हम 300 रखे तो ये 13 में 300 चला गया, 1000 हो गया, और 1000 को 2 से डिवाइड किए तो हो गया आपका 500, है ना। उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा रखेंगे कि वो 3 का मल्टीपल हो, यानी कि 3 से 12 हो सकता है, यानी कि एक बार 100 रख देते हैं तो ये x जो है इधर माइनस आएगा तो 1200 हो जाएगा, है ना। और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जो 12 होता है, ये 0 0 हो गया। उसी तरह से मान पुट करते हैं, लेकिन एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं उसको समझाने के लिए, इस बार से आप खुद समझ लीजिएगा, ठीक है। x प्लस 2y इक्वल टू 1300। जब x का वैल्यू अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो सिंपल सा है, एक बार x को 0 रख लीजिएगा, एक बार y का वैल्यू 0 रख लीजिएगा और अपना आराम से ग्राफ खींच लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इतना दिमाग लगा सकते हैं लगाइए, नहीं लगा सकते आराम से एक बार x का वैल्यू 0 मान के हम निकाल लेंगे y का वैल्यू, और एक बार y का वैल्यू 0 मान के हम निकाल लेंगे x का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू क्या है मेरा 1300। एक हम x को 0 माने तो ये हो गया 2y इक्वल टू 1300, यानी 2y y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 जो है इधर आ जाएगा, यानी 1300/2, यानी कि ये हो गया 2 6 12 और 1 0 यानी कि 5 और ये 0, यानी हो गया ये 650, y का वैल्यू आ गया, ठीक है। दूसरा था 300, यानी इसी में अगर 300 रखे तो ये क्या हो जाएगा 300 प्लस 2y इक्वल टू 1300, इसी इक्वेशन में रख रहे हैं x का वैल्यू 300, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300, और ये जो है इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है माइनस होके मेरा क्या आ गया 1000 आ गया, है ना, और ये बाई 2 हो गया, ये काटे तो मेरा हो गया 5 2 5 जा 10 होता है और बाकी 2 0, यानी कि ये 500, ठीक है। कोई दिक्कत, उसी तरह से इसको भी कर लेंगे, ठीक है, इक्वेशन 2 में रखकर। अब ग्राफ का बात करते हैं, ग्राफ कैसे खींचा गया। तो पहला इक्वेशन से क्या हो रहा है, x जो है 0 है और y 650 है, ठीक है। हम ऐसा लेंगे कि वो मेरा 100 वाले में आए, है ना, यहाँ देख रहे हैं 2 0 2 0 ऐसे हो रहा है। तो क्या करते हैं 100 से यहाँ मैक्सिमम नंबर कौन सा है 650 है, तो हम क्या ले लेते हैं इसको 700 तक ले लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर में ही मेरा आ जाएगा। फिर x का वैल्यू मैक्सिमम कितना है 300, यहाँ 400, यार चलो भाई हम थोड़ा सा ज़्यादा ही लेकर 600 तक कर लिए। मेरा निगेटिव वैल्यू कोई नहीं है तो थोड़ा सा इधर बढ़ा देंगे, निगेटिव में उतना लिखने का जरूरत नहीं, अगर रहे निगेटिव में तब उधर का भी करेंगे, नहीं तो इतना ही काफ़ी है, ठीक है। पर लिखने का उसी तरह से लिखेंगे, इधर x डैश y डैश, ठीक है। फिर अब क्या है, पहला मेरा है 0 650, तो 0 तो मेरा यही है x, ठीक है। अब 650 कहाँ आएगा, तो 650 जो है 600 से 700 के बीच में 100 का अंतर है, यानी जो उसका मिडिल जो पॉइंट है, पतला सा जो एक डिवाइडर रहता है 5 नंबर पे जाकर, वो आपका 650 हो जाएगा, होगा ना। बहुत बच्चे को ग्राफ खींचने में प्रॉब्लम होता है, इसको सावधानी से खींचेगा तो आपका अच्छा नंबर आ सकता है, ठीक है बेटा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 करते हैं, ये x 0 था मेरा और y जो है मेरा 650 आ गया, यानी एक पॉइंट मेरा ये हो गया। दूसरा है 300 और 500, ठीक है। तो 300 और 5 यानी कि x का 300 लेंगे और y का 500 लेंगे, यानी ये पॉइंट मेरा आता है, यहाँ पे हम लिख लेंगे और साथ में ही हम इसका इक्वेशन भी लिख लेंगे, ठीक है। इक्वेशन मेरा क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, तो यहाँ पे हम लिख लिए x प्लस, या तो हम ये लिख सकते हैं, इसका 2 इक्वेशन है ना, या आप ये लिखिए, दोनों सेम चीज़ ही है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो आप ये लिखिए या और ये लिखिए। तो इससे क्या हो गया कि ये लाइन का सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा लाइन हम लेते हैं। दूसरा लाइन मेरा क्या है, x 100 है और y जो है 400 है। तो x का 100 मेरा कहाँ पे आएगा, x का 100 जो है ये है, y का 400 यहाँ पे है, यानी 100 और 400। हमेशा हम बताएं कि x का वैल्यू जो है हम पहले लिखते हैं, उसके बाद y का वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम 400 और 100 फिर लिख दिए, हमेशा पहले x फिर y। उसके बाद दूसरा जो है मेरा वो है 400 और 300, ठीक है। तो 400 मेरा कौन सा है, ये है x एक्सिस पे, और y पे 300 कहाँ है, ये है, यानी ये दोनों जहाँ मिलता है वो पॉइंट मेरा ये आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए 400 और कॉमा 300। अब ये इक्वेशन किस इक्वेशन का था, ये जो लाइन हम खींचे वो किस इक्वेशन का था, x + 3y = 1300, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दिए x + 3y = 1300, ठीक है। यही मेरा हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। ये एक आपका 2 इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है, और उसका फिर जो 2 इक्वेशन बनता है उससे आपको ग्राफ खींचने के लिए बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन इतना ही कर रहा है इस लेसन में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situation algebraically and geometrically, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 2 kg एप्पल जो है, 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स है, उसका हमको प्राइस नहीं बताया है, कॉस्ट नहीं बताया है, सिर्फ राउंड फिगर में बताया कि इतना हम सामान लिए और उसका हमको खर्च पड़ गया 160 रुपीज़। फिर बोलता है 1 मंथ बाद जाके फिर वो जब फ्रूट खरीदा गया तो इस बार 4 kg एप्पल था और 2 kg ग्रेप्स था, उसका प्राइस हमको मालूम नहीं, हमको करना है, ठीक है। वो आपका आ गया, टोटल प्राइस आ गया 300, ठीक है। इसको हमको फिर इक्वेशन में दिखाना है और ग्राफ में दिखाना है। तो क्या है, जो चीज़ नहीं मालूम है उसको हम x y मान लेते हैं। पहले एप्पल का जिक्र किया इसलिए एप्पल को x मान लेते हैं, कि इसको x माने कि इसको y माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस मेरा आंसर सही सही जो बोल रहा है वो सही सही किया रहना चाहिए। तो ये मेरा हो गया एप्पल का कॉस्ट x रुपीज़ और ग्रेप्स का कॉस्ट क्या हो गया y। तो यानी 2 kg एप्पल का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 ही kg ग्रेप्स था यानी सिर्फ y लिखेंगे, = 160, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। फिर दूसरा इक्वेशन मेरा क्या है, दूसरा इक्वेशन है 4 kg एप्पल, इस बार क्या है 4 kg एप्पल यानी 4x और 2 kg ग्रेप्स यानी कि 2 और y, ठीक है, 2y = 300। तो अब हम क्या देखते हैं, यहाँ जो है ना थोड़ा छोटा करने से कम जगह में ही मेरा ग्राफ बन जाता है, ठीक है। जितना छोटा हो, जितना आप कहीं घूमने जाते हैं तो सामान कम ले जाइए, ज़्यादा अच्छा है। उसी तरह से जब हम मैथ बना रहे हो तो जितना नंबर जो है कम रहे वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो ये क्या हो गया, 2 जो है मेरा सब में कॉमन है, हम क्या किए उसको 2 से डिवाइड कर दिए। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 1 लिखा नहीं जाता है, और 2 को 300 से आपको किए तो 150 हो गया मेरा, है ना। ये हो गया इक्वेशन 2, वही इक्वेशन है लेकिन इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दिए, मेरा इक्वेशन ये 2 बन गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हुआ, हम क्या पाते हैं,
जब x का वैल्यू जो हम आपको आसान तरीका बताए थे वही आपको एक बार दिखा दिए। ऐसे अगर हम करते तो ये सम संख्या ही सब जगह है तो वैसा कोई हम सम इवन नंबर ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या किए, एक बार 0 मान लेते हैं, एक बार y को 0 मान लेते हैं। तो जब x को 0 माने तो y का वैल्यू 160 आ गया, और जब x को 80 y को 0 माने तो x का वैल्यू 80 आ गया, ठीक है। उसी तरह इक्वेशन 2, ये है मेरा इक्वेशन 2। इसमें जब x का वैल्यू 0 पुट किए तो मेरा आ गया y 150, और जब y का वैल्यू 0 किए तो x का वैल्यू आ गया 75, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं क्या, उसका ग्राफ। मेरा निकल गया है। तो अब क्या है, एक्स डैश एक खींच दिए, एक y और y डैश खींच दिए। ऊपर में पॉजिटिव रहता है, नीचे में निगेटिव। उसी तरह से राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर रहता है। यहाँ मेरा निगेटिव नंबर कोई नहीं आया, इसलिए हम ज़्यादा डिनोटेड नहीं करने गए, हम डायरेक्ट पॉजिटिव वाले का लाइन खींचे, ठीक है। अब क्या है, मेरा पहला जो है x जो है वो आ रहा है क्या, x जो है वो आ रहा है 0 और 160, 0 और 160। तो 0 और 160 हम कैसे लेंगे, हाँ यहाँ कितना किए हैं देखिएगा, 20-20 का इंटरवल पे हम लिए हैं, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ तक आप ध्यान से देखिएगा तो 10 लाइन होता है, ये जो मोटा वाला लाइन है, तो उसको हम 20 माने हैं, ठीक है। यानी कि अगर इसका बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जो भी हम मानते हैं वो इक्वल ही मानते हैं, यानी कि यहाँ 20 मान लिए तो यहाँ पे 30 मान लेंगे, यहाँ पे कुछ और 80 मान लेंगे, इस तरह से नहीं। डिफरेंस जो है बराबर होना चाहिए। यहाँ 20 प्लस 40 प्लस 60, ऐसे 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 आपका 160 तक, और इधर भी 160 तक का खींच दिए, ठीक है। अब क्या है, मेरा पहला था 0 और 160, तो 0 मेरा ये लाइन ही है और 160 मेरा y का क्या है, ये वाला, यानी 0 और 160 ये आ गया, ठीक है। 0 और 160 ये आ गया। अब दूसरा मेरा इक्वेशन क्या था, 80 और 0, यानी 80 क्या है मेरा, x का 80 लेना है और y का 0 लेना, यानी यही लाइन रहेगा। तो ये हो गया मेरा, और जो उसका इक्वेशन था वो हम लिख दिए। फिर मेरा है अब इक्वेशन 2 से मेरा कौन कौन सा आया था, x का वैल्यू पहले हम क्या रखे थे, 0, तो x का वैल्यू हम रखे 0, और जब 0 रखे थे तो y का वैल्यू क्या आया था, 150, यानी 0 और 150 का ये आया। 140 और 160 के बीच में 150 होगा ना, 140 और 160 के बीच में होगा मेरा 150। उसके बाद दूसरा मेरा क्या था, इस बार हम y को 0 लिए थे, तो y और तो यहाँ पे क्या आया था 75, तो 75 कैसे आएगा, 60 और 80 के बीच में तो 70 हो गया। अब 70 और 80 के जो बीच में होगा वो मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दोनों में 5 का अंतर होगा ना, जब यहाँ पे ये लेंगे तो अब 70 से और 80 के बीच में कितना का डिफरेंस रहेगा, 10 का। अब 10 का जब हम आधा लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 75 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा 75 x का, और y का 0, तो 75 और 0, पहले हम लिखते हैं x का वैल्यू, फिर लिखते हैं y का वैल्यू, ठीक है। ये ग्राफ हो गया मेरा किस इक्वेशन का, 2x + y = 150 का, ठीक है। और ये कैसा बन रहा है, जो ग्राफ बना कैसा है, पैरेलल है ना। इस तरह से हमारा ये आज का लेसन समाप्त, एक्सरसाइज समाप्त होता है। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जहाँ कुछ प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर पूछिए पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। अगर अभी तक का समझाया हुआ में कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका फिर से आंसर दूंगी, ठीक है। बाय, सी यू।